टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले सभी साथियों का एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए जा चुके हैं और हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं हिस्ट्री की विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी की पूजा का संबंध है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ये, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है वो रंग के परिप्रेक्ष्य में हुआ है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन देखने को मिलता है और चारों वर्णों की उत्पत्ति को इस वेद में विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 तीर्थंकर जैन परंपरा के अनुसार हुए हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जो है अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल और चोल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट शासकों के समय में जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म एवं 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन डी बृहद्रथ। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी खारवेल और ऑप्शन डी हुबिस्क। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से और ऑप्शन डी अथर्ववेद से। राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होता या होत्री का संबंध ऋग्वेद से है। और यहां पर यजुर्वेद से अध्वर्यु संबंधित है, सामवेद से उद्गाता और अथर्ववेद से संबंधित है ब्रह्मा। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? ऑप्शन ए सेन वंश, ऑप्शन बी गौड़ वंश, ऑप्शन सी इलियास वंश, ऑप्शन डी गणेश वंश। और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया। यह राजवंश 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और लगभग 160 वर्षों तक इस राजवंश ने शासन किया और इस राजवंश के संस्थापक थे सामंत सेन और बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म में जीव हिंसा पूर्णतः वर्जित है।
जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों में अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि हैं। ये जैन धर्म में पंच महाअणुव्रत भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, सारनाथ में स्थित डैश डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ऑप्शन ए धौली, ऑप्शन बी धमेक, ऑप्शन सी भरूत और ऑप्शन डी ललितगिरी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धमेक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के तट पर विकसित हुई। किस नदी के तट पर विकसित हुई ये बताना है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश डैश की राजधानी थी। अयोध्या किसकी राजधानी थी ये इस प्रश्न में पूछा गया है। हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या कौशल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या जो है वो कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अनिरुद्ध, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी वसुदेव। राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार में पड़ती है। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने 221 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी धौली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहबाजगढ़ी अभिलेख में या शिलालेख में अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जीव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, ऑप्शन बी तत्व ज्ञान के प्रति विश्वास या श्रद्धा, ऑप्शन सी पंच महाव्रतों का ज्ञान, ऑप्शन डी इस बात का ज्ञान कि पुद्गल अवास्तविक है। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्व ज्ञान के प्रति विश्वास या श्रद्धा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी कामरूप। और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कामरूप जो है वो अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तक था। राजतरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए थे, अतः कश्मीर भी अशोक के साम्राज्य में शामिल था। कामरूप जो असम का पुराना नाम था यह अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ और ऑप्शन डी पुष्यमित्र। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो है वो बृहद्रथ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और मगध में शुंग वंश की स्थापना की। तो यहां से ध्यान रखना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजा हर्षवर्धन ने डैश डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी हरिद्वार। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल। राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर बताएं फटाफट। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, गोपाल जो है वो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे। 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म का अनुयायी था
गोपाल, और उसने ओदंतपुरी में एक मठ की भी स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी थानेश्वर। और राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन कन्नौज से पहले थानेश्वर का जो है शासक था। वह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था और हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन भी किया था। अगला अगला प्रश्न है, अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी गुरु नानक। और राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन और राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था और ये सिखों के छठवें गुरु थे और उन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। जबकि आप सभी लोग जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सूतानाती, ऑप्शन डी मद्रास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली थी। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और यह कंपनी जॉन कंपनी के नाम से प्रसिद्ध थी। बंगाल में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री हुगली में खोली थी, ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए औरंगजेब, अकबर शाह प्रथम, ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी शाहजहां। तो औरंगजेब और शाहजहां ये दोनों तो थे नहीं। अब राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर के पिता थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश डैश द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर और बाबर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारी प्रथा का जो प्रवर्तन है वो अकबर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ऑप्शन ए बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आप सभी के लिए क्या होगा? फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की कोई पदवी ग्रहण नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी का चित्तौड़ युद्ध एक महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक घटना थी। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहते थे? हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर और अकबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया पुनः लगाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मार्क डाउन कीजिए आप सभी लोग। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासन काल में जजिया जो है वो पुनः लगाया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, डैश 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 ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने मेहरुन निसा से निकाह किया और उन्होंने उन्हें नूरजहां की उपाधि प्रदान की और नूरजहां का अर्थ होता है विश्व ज्योति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश डैश की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी जहांगीर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी नादिर शाह और ऑप्शन डी चंगेज खान। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर होगा यहां पर फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी या महमूद गजनवी इसे भी कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? ऑप्शन ए शहजादा शहरयार, ऑप्शन बी
शेर अफगान, ऑप्शन सी शहजादा रहीम और ऑप्शन डी शहजादा खुसरो। राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शहजादा शहरयार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन ए बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, फटाफट, अगर आपने यहां पर जहांगीर को चुना है तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी राजेंद्र लाहिड़ी। राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी लूटकांड में भगत सिंह शामिल नहीं थे। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई। इस घटना में अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र लाहिड़ी के साथ 6 अन्य लोग भी शामिल थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, 1528 ईस्वी में डैश डैश ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। किसने हराया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बाबर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया और इस समय चंदेरी का शासक जो था वो मेदिनी राय था। बाबर ने भारत में कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा जिसमें अफगान पराजित हुए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और पीजीटी के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में पड़ता था इसलिए उसने जो है राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था। हालांकि यह इसका एक जो है असफल प्रयोग था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस घटना के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई सौंप दिया था? ऑप्शन ए स्पेन के हाथों से पुर्तगालियों की आजादी, ऑप्शन बी चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह, ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में ब्रिटिशों द्वारा स्पेन के आर्माडा का कुचला जाना और ऑप्शन डी 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से विवाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकृष्ण और गुरु गोविंद सिंह। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक जी, ऑप्शन बी अमरदास जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर यहां पर आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर जिले में हुआ था और वर्ष 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और इन्होंने एक लाल कुर्ती मूवमेंट भी चलाया था देश की आजादी के परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, वैलेंटाइन सिरूल। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन सिरूल।
या चिरोल, जो भी लिखा हो वो आप यहां पर सही करेंगे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 है। और इस नीति के तहत उत्तराधिकार विहीन राजाओं के राज्य जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाते थे या एक तरीके से कहें हड़प लिए जाते थे। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इस अधिनियम के, ये बात भी ध्यान रखना, इस अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया था? ऑप्शन ए जिन्ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो बुलंद किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह। राइट आंसर यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी है, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी आरसी दत्त, ऑप्शन डी गांधी जी। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने जो है धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम दिया था। और किस पुस्तक में दिया था? तो धन निष्कासन को आर्थिक निकास के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और वर्ष 1905 में उन्होंने कहा था, धन का निर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ और भारतीय निर्धनता का मूल कारण है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स फ्रेजर द्वारा, सर विलियम जॉन्स द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, विलियम डेबी के द्वारा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य जो था वो प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के लिए डैश डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक थी? खादी, पहिया, नमक या धागा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादी जो है महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी त्रावणकोर। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो है वो इलाहाबाद तक चले गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया तथा कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में स्थापित
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर जगदीश सिंह, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है? और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे और उनके सहयोगी जो थे वो तात्या टोपे थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह कमल एवं रोटी था। कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। कुंवर जगदीश सिंह की अगर हम बात करें तो ये बिहार के प्रमुख नेता थे और या वाजिद अली शाह जो हैं वो अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शन ए जीबी जोशी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जी सुब्रमण्यम अय्यर। और राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। इसी पुस्तक में उन्होंने धन के अपवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और प्रश्न है, वर्ष 1904 ईस्वी में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी सचिन सान्याल, ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर। वर्ष 1904 में बी डी सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन यानी गठन किया था। अगला प्रश्न है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह समझौता यानी पंचशील जो सिद्धांत, यह समझौता 1954 में भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। इसके अंतर्गत शांति के साथ रहने और मित्रतापूर्ण संबंधों की बात की गई थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? अच्छा प्रश्न है। चार ऑप्शन है, 1921, 1922, 1923, 1924। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1924। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर। और राइट आंसर यहां पर होने वाला है आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं और जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया। कहां से लखनऊ आई? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। 62 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद से जो है वो लखनऊ आई थी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1920, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1920, ऑप्शन डी जो है 19 अप्रैल 1919। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन यहां पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए तथा कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 500 से 1000 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीपीएससी और ईएमआरएस भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो विजेता सीरीज शुरू की गई है, उसके अंतर्गत आज हम हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, जिसमें 60 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो में अगर कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल से नहीं जुड़े तो आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।